ऑल राइट, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, प्लीज सेटल डाउन एवरीवन, बातें बंद कर दो भाई। यस एवरीवन एट द बैक, प्लीज सेटल डाउन। वी आर ऑलरेडी लेट, 12 बजे की क्लास है, 12:20 होने वाले हैं। हाँ जी, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कैसे कोई भी फॉर्म अपना डिसोल्यूशन करवा के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करती है, और हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखी एंड वी हैव आल्सो चेक्ड कि कैसे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं। और यहां पर बेसिकली हम लोग 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट इज कैश एंड बैंक अकाउंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डन। ओके जी, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे सब लोग फटाफट से। X, Y and Z sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 agreed upon dissolution of their partnership on 31st of December 2021 on which date their balance sheet was as under। तो वो कह रहे हैं यहां पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं X, Y and Z, जिनकी अभी तक जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो क्या चल रही थी, 2:2:1 चल रही थी। और उसके बाद ये फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। और उस टाइम पे जो उनकी बैलेंस शीट थी वो आपके सामने यहां पर गिवन है। बैलेंस शीट को रीड करेंगे, देखेंगे इसमें से कौन कौन से बैलेंसेज हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में जाके जीरो होने वाले हैं, और कौन कौन से ऐसे बैलेंसेज हैं जिसको हम एज सच बिल्कुल भी टच नहीं करते। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है एक्स एंड वाई, क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, नहीं जाएगा। रिजर्व फंड अगेन ये किसको बिलोंग करता है, पार्टनर्स को करता है, तो ये भी पार्टनर्स को मिलेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ये भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फंड है, ये डायरेक्टली किसी पार्टनर को नहीं मिलता है, सिर्फ तभी मिलेगा जब क्वेश्चन में आगे ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा कि इस फंड की कहीं जरूरत पड़ी, और अगर पड़ी होगी तो ऑब्वियसली इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो ये भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, प्रोविजन अलग से माइनस किया हुआ है। क्रेडिटर्स में प्रोविजन का क्या मतलब है, डेटर में तो बात समझ में आती है कि इतना हमें कम पैसा मिलेगा। क्रेडिटर में प्रोविजन माइनस करा हुआ, इसका क्या मतलब है कि हमको इनको कम पैसा देना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि चाहे बुक्स में 19,000 के क्रेडिटर दिख रहे हैं, 500 का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर 18,500 की लाइबिलिटी बनने वाली है। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, 2,000। एसेट्स की बात करें, वी हैव फिक्स्ड एसेट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, अगर सरेंडर कर दी जाए तो कितने की है, 10,000। सर ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या है, देखो जी, पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे आफ्टर क्वालिफाइंग सीएम में, तो पहले दिन ही कंपनी आपका इंश्योरेंस करा देगी। कंपनी के लिए आप एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है, एक ह्यूमन रिसोर्स एसेट है। अगर आप बीमार होते हैं, आपको कुछ भी होता है, तो उनकी कंपनी क्या होती है, सफर करती है। तो जिससे कि आप बहुत जल्दी अगर बीमार भी हुए हैं, वापस से अपने काम पे आए और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, तो कंपनी आपका मेडिक क्लेम करा के रखती है, और साथ में आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी एक सर्टेन अमाउंट तक होती है, जिससे कि अगर किसी भी इंप्लॉय को कुछ भी हो जाए तो आगे उसकी फैमिली सफर ना करे। तो जब इतनी बड़ी कंपनी जिनके अंदर हजारों इंप्लॉई हैं वो एक काम कर सकती हैं, तो जो पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर, 5 पार्टनर, 10 पार्टनर हैं, और वो भी कहीं ना कहीं ओनरशिप पोजीशन पे हैं, इंप्लॉय तो कभी ओनर नहीं होता, वो ये तो ओनर है, क्या उनको ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, आंसर इज नो, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं सारे पार्टनर्स के लिए इकट्ठी, और अगर इनकेस चाहे वो पॉलिसी मैच्योर हो जाए या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो फिर वो अमाउंट अकॉर्डिंगली उस पार्टनर को दे दिया जाता है। आगे देखते हैं, डेटर्स का अमाउंट कितना है, 10,000, और इस पे प्रोविजन बना रखा है 500 रुपए। नेट रिसीवेबल कितना दिख रहा है, 9,500। स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 10,000, और इसके अंदर एक प्राइस की लोडिंग है। सर अब हम इस वर्ड को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने कहां पर पढ़ी, हम लोगों ने कंसाइनमेंट में पढ़ी। कभी कभी जो आपका स्टॉक होता है उसका प्राइस इन्फ्लेट किया होता है, एक्चुअल में बढ़ा हुआ नहीं होता, लेकिन इन्फ्लेट किया होता है ड्यू टू लोडिंग, मतलब भेजने वाले ने प्राइस कॉस्ट से ज्यादा पे भेजा क्योंकि उसने लोडिंग लगा दी, तो आपने भी यहां पर उसके प्राइस को क्या कर दिया, कम करके दिखाया 8,000 पे। क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के प्रिंसिपल्स देखें जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे बात करते हैं, वो कहते हैं स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट कितनी है इसकी, 8,000 रुपए, वो तो आपने इनवॉइस प्राइस 10,000 कर दी लोडिंग बढ़ा के, तो दोनों में से जो कम है वो आनी तो 8 पे चाहिए, इसलिए इसको इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं 10 - 2 करके।
एंड अकॉर्डिंगली हमको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ऐसे ही लेके जाना है, हम डायरेक्ट 8,000 रुपए नहीं लेके जा सकते। इसमें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जहां पर हमने देखा था डेटर में से प्रोविजन लेस हुआ है, तो हमने देखा कि आपको एंट्री किस पे करनी है, ग्रॉस पे या नेट पे, ग्रॉस पे करनी है, तभी आपके दोनों अकाउंट क्लोज होंगे। इन्वेस्टमेंट है 8,000 की और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट की खासियत ही ऐसी होती है कि वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती, या तो वो बढ़ेगा या फिर वो इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो बढ़ जाए तो अच्छी बात है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो कम हो जाए तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको उसका क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ये उसी के लिए आपने फ्लक्चुएशन फंड तैयार किया है कि 8,000 की इन्वेस्टमेंट है, अगर 500 कम भी हो गई हम तो भैया अभी 7,500 ही मान के चलेंगे। आगे चलते हैं, कैपिटल अकाउंट जेड का ये कहां पहुंच गया, एक्स वाई तो यहां पर बैठे हुए हैं, जेड एसेट साइड पे पहुंच गया। इसका मतलब जेड का कैपिटल अकाउंट क्या है, नेगेटिव है। ये पैसे फर्म ने उसको देने नहीं बल्कि उससे लेने हैं, तो किसी का कैपिटल अकाउंट यहां पर नेगेटिव भी जा सकता है। और कहीं ना कहीं यही एक हिडन हिंट्स होते हैं कि यहां पर फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। कुछ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव जाएगा तभी तो कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन की बातें होंगी। रियलाइजेशन में भी हम लोग देखते हैं लॉस आ रहा है, विच इज क्वाइट कॉमन, डिसोल्यूशन है तो लॉस ही होगा। और साथ में बैंक बैलेंस आपको यहां पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं जी, इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय एक्स एट 6,000। तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे। अभी इन्होंने ना पॉइंटर्स में नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम बस डॉट लगा देते हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट पे जाके एक डॉट लगा दिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात यहां हो रही है। क्रेडिटर 10,000 के वर टेकन ओवर बाय वाई हु हैज एग्रीड टू सेटल डाउन अकाउंट विद देम एट 9,900। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है भाई क्रेडिटर मेरे हवाले कर दो, मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन कितने वालों को सेटल कराएगा, 10,000 वालों को। और क्या कह रहा है, वट टेकन ओवर बाय वाई हु हैज एग्रीड टू सेटल द अकाउंट विद देम एट 9,900। मैं 9,900 रुपीज में 10,000 के क्रेडिटर सेटल करा दूंगा। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को कितना पे किया गया, 7,500। ओके जी, क्योंकि पहले तो बात सिर्फ 10,000 की हुई है, टोटल क्रेडिटर्स तो 19,000 के हैं, तो बाकी 9,000 को ये 7,500 पे करके सेटल करा देंगे। जीएलपी वॉज सरेंडर्ड, जीएलपी सरेंडर कर दी गई एंड फिक्स्ड एसेट रियलाइज 70,000। तो आओ जी जीएलपी भी जाके डॉट लगाएं। उनकी सरेंडर वैल्यू आपको पता है कितने रुपए आपको देगी सरेंडर करने पे, 10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। आपकी जब फर्म में डिसॉल्व हो गई तो जीएलपी का कोई मतलब नहीं है, जीएलपी आपके फर्म के नेम पे बनी हुई है, तो वो भी क्या होगा, सरेंडर, और आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है अगर आपकी पॉलिसी आगे कंटिन्यू ना हो तो उस डेट तक उस पॉलिसी का जितना अमाउंट कैपिटलाइज हो चुका है, जितना अमाउंट क्रिएट हो चुका है, वो आपको मिलेगा। इट इज जस्ट लाइक आपने एफडीआर में पैसा लगाया और एफडी आपकी थी 5 साल मैच्योरिटी पे क्लोज होने वाली, लेकिन 3 साल के बाद ही आपको कोई भी रीजन से एफडी ब्रेक करनी पड़ी, तो क्या आपको कुछ भी नहीं मिलेगा या कुछ मिलेगा? तो जो आपको मिलेगा वो सरेंडर वैल्यू है कि आज की डेट पे कितना वैल्यू मिल सकता है, वही कंपनी ने क्या करा, फर्म ने क्या करा, वो इन कैश करा लिया। आगे देखो जी क्या कह रहे हैं, स्टॉक एंड डेटर से रिलाइज हुए 7,000 और 9,000। स्टॉक एंड डेटर पे जाके डॉट लगा लो। स्टॉक डेटर मोर और लेस क्वेश्चन सारे पॉइंट कवर करवा देगा, किसी को भी छोड़ेगा नहीं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना होगा। वन कस्टमर जिसका अकाउंट राइट ऑफ करा हुआ था आपने एज बैड, नाउ पेड 800, उसने अब 800 रुपए दे दिए, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन 9,000 मेंशन्ड अबव। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो आपको 9,000 टोटल जो डेटर 10,000 हैं और लेस 500 किया हुआ है, कुछ डेटर से तो इन्होंने बोल दिया आपको कितने रुपए मिले, 9,000 रुपए मिले। कह रहे हैं एक कस्टमर जो पहले बैड डेट आपने मान लिया था उससे भी 800 रुपए मिले हैं और ये उस 9,000 में इंक्लूड नहीं है, मतलब 9,000 आपको अलग मिले हैं, वो बैलेंस शीट वाले डेटर से मिले हैं। और जो पुराने कोई डेटर थे जिसको आपने बैड डेट मान लिया उससे भी आपको रिकवरी हुई है, कितने की, 800 की। हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट रिकवर्ड हो जाएगा। तो मैं इसको डेटर्स में जाके डॉट नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि ये वो वाले डेटर्स नहीं है, ये अलग हैं। गॉट इट? तो क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से बहुत जरूरी है। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड एट 3,000, हाफ ऑफ विच वॉज हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 5,000 in settlement of claim of 2,500 and remaining half was sold in the market which realized 1,300। very very important point। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी, तो क्या ये बैलेंस शीट में होगी? नहीं होगी। जब नाम ही अनरिकॉर्डेड है तो कितने रुपए की थी, जिसका एस्टिमेशन था 3,000 का, और इसकी आधी मतलब 1,500 की मैंने हैंड ओवर कर दी एक लाइबिलिटी के लिए जो भी अनरिकॉर्डेड थी। कितने रुपए की? 5,000 रुपए की। इन सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ 2,500, जिसमें से 5,000 की लाइबिलिटी का क्लेम कितना सेटल होगा, 2,500। अब तभी भी देखो हमारा फायदा हुआ, क्यों?
क्योंकि हमारी एसेट 1500 की गई और हमारी लाइबिलिटी 2500 की क्या हो गई, एडजस्ट हो गई। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? एसेट कितने की थी, ये देखो इधर हम लोग लिखते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की थी, 3000 की। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितने की थी, 5000 की। उन्होंने कहा अनरिकॉर्डेड एसेट का आधा पार्ट, तो इसके हम दो आधे आधे टुकड़े कर लेते हैं, मतलब कि 1500 और 1500, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के भी आधा आधा पार्ट कर लेते हैं, कितना बना, 2500 और 2500, यही हुआ ना। ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट थी 3000 की और वो थी 5000 की। ठीक है जी, आप क्या कह रहे हैं, हाफ ऑफ विच वॉज हैंडेड ओवर, ये हाफ जो थी, ये वाला पार्ट मान लेते हैं, ये हैंड ओवर हो गई किस चीज के लिए, हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 5000, लेकिन पूरा सेटल नहीं हो रहा, सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 2500। अच्छा ओके जी, तो ये 1500 की एसेट गई 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 और इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, एसेट गई 1500 की, लाइबिलिटी हट गई 2500 की, 1000 रुपए का आपको फायदा हो गया। आगे देखो, एंड रिमेनिंग हाफ वाज सोल्ड इन द मार्केट विच रियलाइज 1300। अब जो रिमेनिंग हाफ था, ये 1500 का जो अनरिकॉर्डेड एसेट था, इसको हमने मार्केट में क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, और कितना मिला, 1300 रुपए मिल गया। तो ये पूरी कहानी है इसके ऊपर। ठीक है जी, इसको भी बना लेना। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। और क्वेश्चन कुछ कह रहा है क्या, हाँ जी नीचे देखो, अभी और भी है। वाई टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन। वाई ने कहा डिसोल्यूशन का पूरा काम मैं कर लूंगा, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं, तो हमको अलग से ऑक्शन कराने के लिए किसी को जरूरत नहीं है बुलाने के लिए, मैं ही कर लूंगा, और मुझे क्या दो, सैलरी दे दो 400 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो यहां पर क्या मांग रहा है, वाई सैलरी मांग रहा है। एक्चुअल एक्सपेंस कितने हुए, 1100 रुपए के हुए। डिसोल्यूशन वॉज कंप्लीटेड एंड फाइनल पेमेंट वर मेड कब, 30 अप्रैल को। बताओ जी आपकी बैलेंस शीट कब की है, हाँ जी 31 दिसंबर की। और कितने महीने लग गए डिसोल्यूशन में, 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। तो 400 रुपए के हिसाब से इसकी टोटल सैलरी कितनी बनती है, 1600 रुपए। डन। बस अब आपको क्या करना है, वही पुरानी कहानी, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैश बैंक अकाउंट बनाओ और वेरीफाई करो। अगेन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में फुल फ्लेज लेवल का आएगा, 8-10 नंबर से कम का नहीं बन सकता। ओके जी, तो सही करके आते हो तो ऑब्वियसली आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से, सब लोग फॉर्मेट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन अकाउंट, आज की क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट क्लास हो, 2 स्टूडेंट्स। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल न्यू ही टॉपिक है मोर और लेस। अदरवाइज पिछली वाली क्लास को भी अभी अपलोड कर दिया जाएगा, आज की क्लास तो करके जाओगे, उसको भी एक बार देख लेना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके जी, आओ अब हम लोग ढूंढना शुरू करें कि हमारी बैलेंस शीट में से क्या क्या पार्ट जाना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट में। सबसे पहले हमारे पास यहां क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, कितने का, 50,000 का। तो लिखो 2 सन्ड्री एसेट्स, और इसके अंदर हम लोग लिस्ट बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट कितने का, 50,000 रुपए। देखो आप हमेशा कोशिश करना कि इनर कॉलम में टोटल लगाएंगे, क्योंकि अगर आप आउटर कॉलम में लगाएंगे तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब आपके सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड होंगे या फिर आप सन्ड्री लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे और उसको एक एक इंडिविजुअल लेवल पे टू बैंक बाय बैंक करोगे, तो जब आपको बैंक अकाउंट बनाना होगा वहां पर भी कलेक्टिव अमाउंट नहीं लिख पाओगे, फिर वहां पे भी आपको एक एक एंट्री पोस्ट करनी है, तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। और यहां पर अगर ग्रुप बनाया होगा सीधा बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट रियलाइज्ड और टोटल अमाउंट पेड हम लोग लिख सकते हैं, एंड इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम। चलो जी, फिक्स्ड एसेट के 50,000 रुपए हमने वहां पर उतार के इसको 0 कर दिया। देन जेएलपी आपकी एसेट है 10,000 रुपए, लिखो जेएलपी 10,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट डेटर्स कितने हैं, 10,000 और लेस है 500 रुपए। 10,000 लिखूं कि 9,500 लिखूं, 10,000। हमको नेट वैल्यू नहीं लिखनी, हमें ग्रॉस वैल्यू लिखनी है। उसके बाद स्टॉक 10,000 लिखूं कि 8,000 लिखूं, स्टॉक अगेन 10,000। ओके, देन इन्वेस्टमेंट कितनी लिखूं बताओ जी, 8,000 कि 7,500, डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं एकदम।
इन्वेस्टमेंट भी आ गई हमारे पास। क्या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दूं जेड का? नहीं, वो तो पार्टनर की बात हो रही है। क्या बैंक बैलेंस लिख दूं? नहीं, मैं तो सारे एसेट लाइबिलिटी को बैंक बनाना चाहता हूं, ये तो खुद ही बैंक है, इसको क्या करूंगा लिख के। ओके जी। क्या लाइबिलिटी में से कोई ऐसा बैलेंस है जो एसेट में जाएगा? यस, ये क्रेडिटर्स में से जो लेस हो रहा है ये अल्टीमेटली एसेट साइड को बिलोंग कर रहा है, तो लिख दो यहां पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये डिस्काउंट जो दे रहे हैं हमारे क्रेडिटर्स हमको, तभी कम हो रहा है। कितना? 500 रुपए। टोटल लगाओ जी, बताओ कितना आ गया। हाउ मच? इसमें किसी को कोई डाउट प्लीज आस्क। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। आपको पहले तो चूज करना आना चाहिए कि किस किस को ब्रॉट डाउन करें। आधे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, आगे आगे तो फिर करना ही छोड़ दो। एक भी एंट्री गलत, क्या रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस ठीक आएगा? बिल्कुल गलत आएगा। वो गलत तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत, ऑटोमेटिकली कैश बैंक भी टैली नहीं करेगा। आओ जी, सन्ड्री लायबिलिटीज की बात करते हैं। कैपिटल एक्स वाई ले लूं कि नहीं लूं? रिजर्व फंड ले लूं कि रहने दूं? नहीं लूंगा। ओके जी। अब देखो आगे क्या है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड कितना है? 10,000 रुपए। देन क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना लूं? 19,000 लूं कि 18,500 लूं? 19,000 रुपीज। ओके जी। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। अब बताओ जी, एसेट साइड से क्या क्या लूंगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500, एंड लोडिंग ऑन स्टॉक 2,000, देन फ्लक्चुएशन फंड 500 रुपए। लिख लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितने रुपए? 500 रुपए। टोटल लगाओ जी। 34,000 रुपीज। ये है हमारा दूसरा स्टेप, जिसमें हमको सारी लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन करना है, और साथ में देखते हुए कि कहीं कोई एसेट में तो ऐसी साइड नहीं है जो हमारी लाइबिलिटी को बिलोंग करती हो। गॉट इट? आओ जी, अब हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन को उठाएंगे और किससे कितना रुपए मिल रहा है वो लिखेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर एसेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो वो एसेट आपको कितने रुपए लाके देगी, क्या मानेंगे? और अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो कितने रुपए हमें पे करने हैं? तो बुक वैल्यू। ध्यान रखना, सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन चलने वाला है। ओके जी, आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय एक्स एट 6,000। इससे क्या करेंगे हम लोग? एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो यहां लिख दो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है कितने रुपए की? 6,000 रुपए की। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक एंट्री को जब हम सोच के करते हैं तो पूरा क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाता है। आगे का नहीं सोचना, पीछे का नहीं सोचना, बस उसी एंट्री पे टिके रहो। क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर टेकन ओवर बाय वाई हु हैज एग्रीड टू सेटल अकाउंट विद देम। कितने रुपए का? 9,900 का। तो बताओ जी कितने रुपए हम लोग यहां पर लिखेंगे? 9,900 लिखेंगे कि 10,000 लिखेंगे? बताओ जी। हमारे फॉर्म से क्रेडिटर्स कितने के जा रहे हैं? 10,000 के। तो अब 10,000 के क्रेडिटर को लेके उसको 500 रुपए पे करे, 1 लाख पे करे कि कुछ भी ना करे, हमें उससे क्या मतलब? वो हमारे तो फर्म से 10,000 की लाइबिलिटी लेके जा रहा है ना, तो हम मिस्टर वाई को कितने का बेनिफिट देंगे? 10,000 का। हम तो उसका कैपिटल अकाउंट 10,000 से बढ़ाएंगे। अब उसकी जान पहचान होगी या नहीं होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम कितना हटाएंगे? 10,000 रुपए। तो लिखो यहां पर टू वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स लेकर चला गया कितने से? 10,000 के। आप खुद सोचो, ये वाई ना भी लेके जाता तो भी क्या करते? तो सर कुछ ना करते, यहां टू बैंक लिख देते, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 10,000, उसके अलावा तो कुछ ना करते। बस नाम बदल गया। अब फर्म की जेब से पेमेंट नहीं हुई, वाई की जेब से हुई। अब वो जितनी भी करे वो उसके ऊपर है। हमने तो भैया वाई को देने हैं कितने? 10,000 रुपए। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? आओ जी आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है? एक कस्टमर नहीं, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड कितना? 7,500। अब ये रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं।
अब देखो टू बैंक में ना बहुत कुछ आने वाला है, चाहे वो आगे पीछे हो। तो मैंने टू बैंक नाम से एक कैटेगरी बना दी और मैंने यहां पर पहले तो लिखा क्रेडिटर 7500 और बाकी मैं इसी के नीचे लिस्ट में लिखता चला जाऊंगा। आओ जी आगे चलें। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, JLP सरेंडर्ड एंड फिक्स एसेट रियलाइज्ड 70,000। तो ये पैसा हमें मिलेगा तो यहां पर लिखेंगे बाय बैंक। JLP सरेंडर हो गई, बताओ जी JLP सरेंडर होगी तो कितने रुपए आपको लाके देगी? 10,000, वही उसकी सरेंडर वैल्यू है। लिख लो जी यहां पर सरेंडर वैल्यू मिल गया। और फिक्स एसेट से मिले 70,000 रुपीज, स्टॉक एंड डेटर से मिले 7 और 9, सब कुछ एज इट इज लिख डालो। फिक्स्ड एसेट से मिले, स्टॉक से मिले और डेटर से मिले, कितना कितना पैसा? 70,000 फिक्स्ड एसेट से, 7 और 9। डन। आगे चलो जी। अब कह रहे हैं एक कस्टमर था जिसका अकाउंट राइट ऑफ हो गया था, बैड डेट, उसने भी 800 रुपए दे दिए लेकिन वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या हो गया? बैड डेट रिकवर्ड। कितना? 800 रुपए। ये भी हमने यहां लिख दिया। जो भी पैसा मिल रहा है सब बाय बैंक में डालते जाओ। यही मैं आपको कह रहा था, आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब अल्टीमेटली जब मुझे एंड में एक बैंक अकाउंट बनाना है तो जो इसका टोटल आएगा बस मुझे वही फिगर उठानी है। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ता रहूंगा। जो इस स्ट्रेटेजी को आप नहीं करेंगे उनका डबल टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके जी आगे चलो। इसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जो 3,000 का था, इसमें से आधा हमने हैंड ओवर कर दिया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2500 को सेटल करने में, ऑफ क्लेम ऑफ 2500, और बाकी जो बचा वो मार्केट में बेच दिया और रियलाइज कितना हुआ? 1,300 रुपए। तो यहां पर भी और लिखो अनरिकॉर्डेड एसेट, कितने रुपए मिले? 1,300 रुपए मिल गए। ठीक है जी। और बाकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी आपने पे ऑफ करी है। मैंने आपको बार बार बताया जिस बारे में कुछ नहीं लिखा वो बुक वैल्यू पे पे होगा। हाफ तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट के साथ चली गई, उसका तो कुछ पे ऑफ नहीं होगा, एडजस्टमेंट हो गई, लेकिन हाफ तो बची। जैसे हाफ अनरिकॉर्डेड एसेट के 1,300 रुपए लिखे, ऐसे ही हाफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अपनी बुक वैल्यू पे बिकेगी। तो 5,000 की आधी कितनी हुई? देखो पूरा डायग्राम में बची रह गई थी ना बेचारी, तो ये तो पे होगी, ये तो टू बैंक हो जाएगी। कितनी? 2500। आ जाओ जी वापस, कितना लिखेंगे? 2500 रुपए। बहुत ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है, बिलीव मी। रियलाइजेशन अकाउंट सही तो 80-90% चांस हो जाता है कि बच्चा क्वेश्चन पूरा ही ठीक करेगा। गलती है तो यही है। आगे तो आपने इसी की चीजों को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना है या बैंक अकाउंट में डालना है। यहां पर बैंक का टोटल गलत तो वहां पर भी गलत आए। आओ जी आगे चलें। अब क्या कह रहे हैं? अब तो कुछ भी नहीं कह रहे। वाई ने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा डिसोल्यूशन का काम पूरा करने का और बदले में सैलरी लूंगा 400 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो बताओ जी आप वाई को कितने रुपए देंगे? 1,600 रुपए। तो यहां पर लिखो टू वाइस कैपिटल ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना? 1,600 रुपए। डन। ओके जी। अब देखो क्या क्वेश्चन में या आपकी बैलेंस शीट में कोई ऐसी एसेट बची है? हालांकि कोई एसेट बचे तो उसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बच जाए कोई पैसे थोड़ी आएंगे। पर क्या कोई लाइबिलिटी बची है? ये आपको एक बार चेक करना है। कोई लाइबिलिटी बची है कि नहीं बची? फटाफट से देख के बताएंगे। आउटस्टैंडिंग, देखो जी कहां पर है आउटस्टैंडिंग सैलरी? 2,000 रुपए है, इसके बारे में कोई बात हुई ही नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको पे करेंगे। तो यहां पर लिख डालो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए से? 2,000 रुपए से। दैट्स इट। यस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस देखो यहां पर तो अब एक्चुअल एक्सपेंसेस कुछ भी हो उससे क्या मतलब? मैंने बोला मुझे 400 रुपए महीने के हिसाब से सैलरी दे दो तो मैं आपका सारा डिसोल्यूशन का खर्चा बियर कर लूंगा। तो 1,600 आप दे ही रहे हैं। अब एक्चुअल में खर्चा 25,000 का हो, 1,100 का हो ही ना, वो तो मेरे ऊपर है। ये तो पार्टनर स्पेसिफिक इशू हो गया ना। इसमें फर्म को क्या मतलब? फर्म ने तो एक तरीके से अपना खर्चा बुक करा लिया, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पार्टनर को वो जिम्मेदारी दे दी और उसके लिए मैं उसको 1,600 रुपए दे रहा हूं।
अब पार्टनर कितने में कराता है, दैट इज नन ऑफ द बिजनेस रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर फर्म। आपने जब किसी को एक पैसा दे दिया कि भाई ये काम तूने कराना है, और उसने कहा मैं 1600 लूंगा, अब उसने सस्ते में कराया कि महंगे में कराया, क्या उससे फर्म को कोई मतलब है? नहीं है। सो दैट्स इट, फटाफट से इसको बैलेंस करेंगे और देखेंगे कितना प्रॉफिट लॉस आया। सबसे पहले बैंक वालों को सेटल करो। इसका टोटल कह रहे हो कि 98, हाँ जी। क्यों नहीं किया? यहां पर आपने फंड की वैल्यू नहीं उतारी, कहां पे आएगा? इस फंड से ही तो आपको रिकवरी हो रही है, जो आपने जेएलपी के फंड को सरेंडर वैल्यू पे रिकवर किया। ओके, तो दोनों तरफ हाथ हो गया। ये तो रिकवरी के लिए फंड है ना, इट इज जस्ट काइंड ऑफ रिजर्व, इसकी पेमेंट थोड़ी करेंगे हम लोग, इससे तो आपको पैसा मिलेगा। गॉट इट एवरीवन, यस और नो? कितना आ रहा है? 26,000 आ रहा है सबका पक्का अच्छे से? अब देखो इस क्वेश्चन पे ना इंस्टीट्यूट दो अलग अलग एजम्पशन लेता है। जो आपने कैलकुलेट करा वो बिल्कुल ठीक है। इंस्टीट्यूट कभी कभी क्या मानता है, दोनों तरफ उसके व्यूज चेंज होते हैं। आरटीपी में अलग सोल्यूशन देता है, आपके स्टडी मैट में अलग देता है। आरटीपी में तो जो उसने आपने किया वही दिया, और स्टडी मैट में वो क्या लिखता है, वो कहता है ये जो आपने सैलरी दी है ना इसको, ये डिसोल्यूशन के खर्चों की नहीं है, ये डिसोल्यूशन के इवेंट में आप बेसिकली सारा चीजें मैनेज कर रहे हो उसकी है, और जो डिसोल्यूशन के एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं ये उससे अलग हैं। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो आप ये भी मान सकते हो कि उसी के एक्सपेंसेस की भी बात हो रही है। तो अगर आप इसको अलग से एक्सपेंसेस मानोगे कि और भी खर्चे हुए हैं, तो आपको और ये लॉस दिखाना पड़ेगा। तो फिर आपका, आप इसको डेबिट में दिखाओगे तो वो और बढ़ जाएगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि ये जो सैलरी इसको मिल रही है 1600, ये उसी के खर्चों की बात कर रही है। ओके, आप इसके अजम्पशन लिख दो, वो आपके लिए और बेटर रहेगा। चलो जी, मुझे बताओ टोटल कितना आ गया? 1,38,100। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर कितनी आई थी? तो यहां पर प्रॉफिट आ रहा है, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट 26,000। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई एंड जेड। क्या थी इनकी रेशियो? 2:1। फटाफट से डिवाइड करो। 10,400, 5,200। डन। अगला स्टेप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे सब लोग फटाफट से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके जी। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। बताओ जी, सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंसेस कितने कितने थे? एक्स और वाई का फेवरेबल बैलेंस था, जबकि जेड का नेगेटिव बैलेंस था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 और 30,000, और जेड का कहां पर आएगा? डेबिट साइड पे। कितना? 2,000 रुपए। डन। अब आपको देखना है आपके रियलाइजेशन में जहां जहां पार्टनर का नाम आया, बस उन एंट्रीज को पकड़ लेना। देखो जी, कहीं कोई पार्टनर का नाम आ रहा है? यस सर, ये रहा। देखो, टू वाइज कैपिटल कितना है?
10,000 वाई को हमें क्रेडिट करना है कितने रुपए से? 10,000 से। तो लिखो यहां पर बाय रियलाइजेशन वाई में आ गया 10,000। क्या एक्स और जेड का भी कहीं नाम है? हाँ जी, ये देखो वाई का तो यहां पर भी नाम है एक, कितने रुपए से? 1600 रुपए से, दिख रहा है। बस वाई को ही क्रेडिट किया जा रहा है। आप चाहो तो इसको इकट्ठा भी कर सकते हो, अब कोई बात नहीं, मैंने वहां 10,000 लिख दिया तो मैं अलग से लिख देता हूं कितना? 1600 रुपए। आप इकट्ठा करके 11,600 भी लिख सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। गॉट इट? नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंस नहीं, क्योंकि एंट्री देखो क्या बन रही है। व्हाट इज जर्नल एंट्री बिहाइंड दिस? क्या एंट्री बन रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू वाई। तो वाई कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन ही अकाउंट ही आएगा बस, और तो कुछ नहीं आएगा। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि किस वजह से है, ये क्रेडिटर्स की वजह से है, ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की वजह से है, बस इतना काम आप कर सकते हो। क्या किसी और पार्टनर को क्रेडिट किया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में? नहीं, डेबिट किया जा रहा है। किस किस को बताओ जी, किसको कर रहे हैं? एक्स को कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके चला गया टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके चला गया? 6,000 रुपए की। एक्स, तो एक्स में जाके हमने क्या लिख दिया? 6,000 रुपए यहां पर लिख दिया। ओके जी। और देखो, और कुछ इन पार्टनर्स को मिलना हो बैलेंस शीट में, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, रिजर्व फंड है। तो रिजर्व ओल्ड बैलेंस शीट के किस रेशियो में बटेंगे? ओल्ड रेशियो में बटेंगे, जो इनकी 2:2:1 चल रही थी। 10,000 रुपए के रिजर्व इन पार्टनर्स के, इनको बांट के दे दो। तो ये तो आपके बेसिक पार्टनरशिप वाले रूल हैं, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हम लोग बचपन में पार्टनरशिप में जनरल रिजर्व को बांटते थे कि नहीं बांटते थे, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। बताओ जी, 2:1 के हिसाब से कितना हो गया? 4-4-4, 4-4-2, 4,000, 4,000 और 2,000 रुपए। ओके, डन। और क्या बांटेंगे? रियलाइजेशन का प्रॉफिट बांटेंगे। बांटो जी फटाफट से। कितना कितना? 5,200। ठीक है जी, फटाफट से बताओ इनको अब आपने कितनी पेमेंट करनी चाहिए? टू बैंक फाइनल सेटलमेंट। प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, पहले टोटल बता दो जी कितना आ रहा है। टोटल 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 40, 54,400। यहां पर भी हो गया 54,400। देन 55,600। अच्छे से कैलकुलेट करो भाई सब लोग। एंड देन तो यहां पर तो डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो टोटल 56 का 56 टोटल यहां पर आ जाएगा, और बैंक में भी इतना ही आ जाएगा। और यहां पर कितना आ जाएगा? 5200। कितना? 48,400। 2 स्टेप डन। नोट डाउन एवरीवन। कौन से 2,000 रुपए बेटा? रेंट के? जेड के? ये तो रे, गुड मॉर्निंग, कहां खो गए आप? बाकी दोनों के ओपनिंग बैलेंस यहां पर लिखे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव थे, जेड का नेगेटिव था तो नेगेटिव साइड पे लिख तो दिया। ओके, उसकी शुरुआत डेबिट से होगी क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है पॉजिटिव, तो इन दोनों को मैंने क्रेडिट पे रखा, इसको डेबिट पे रख दिया। जब इधर उधर हम बातें करने लग जाते हैं ना तो क्वेश्चन से कहीं खो जाते हैं, तो वही हो जाता है आप लोगों के साथ, और जो बच्चे बने रहते हैं उनको पूरा समझ में आता है। चलो जी आगे चलते हैं। लास्ट स्टेप क्या है हमारा? बैंक अकाउंट। बताओ जी फटाफट से, ओपनिंग बैलेंस कितना है बैंक अकाउंट? कितना है? 20,500। तो लिखो 23,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,500। और यहां पर हम अपनी छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे, हमने टोटल बैंक को इकट्ठा किया हुआ, बस उसी को उठाएंगे।
देखो जी, बैंक से आपको मिला कितना, बैंक में मिला कितना, हमारे पास टोटल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, 98,100 सीधा लिख डालो। टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज ब्रैकेट में लिख सकते हो थोड़ा सा इज्जत देने के लिए, कितना? 98,100 बाय रियलाइजेशन पेमेंट्स मेड, कितने की पेमेंट हुई है? पेमेंट अच्छा, हमने इसका टोटल ही नहीं लिखा था, ये था 12,000 रुपये। चलो जी, ये हो गया 12,000, 12,400 है। उसके बाद हम लोग किस किस को पेमेंट कर रहे हैं? एक्स, वाई और जेड को, इनको भी लिख डालो। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइस कैपिटल अकाउंट एंड बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। बताओ जी कितना कितना? 48,400, 56,000 और 5200। टोटल लगाओ जी फटाफट से, कितना? 121,600। और ये कितना? तो समझ में आया क्वेश्चन? यस और नो? एग्जाम में आएगा, कर लोगे कि परेशान हो जाओगे कि टैली नहीं कर रहा? देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में टैली करें तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं करें तो बहुत बुरी बात भी है, क्योंकि जो हमारे टेंशन का मीटर है ना, वो बहुत ऊपर चला जाता है, और हम सोचते हैं ये क्वेश्चन तो पक्का टैली होना चाहिए था, इसमें भी कुछ दिक्कत हो गई, तो फिर देखना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि कहां पर वो 500 का फर्क आ रहा है। नोट डाउन करेंगे सब लोग फटाफट से। नोट डाउन करेंगे सब लोग फटाफट से। हाँ जी, व्हाट हैपेंड? क्लियर है सबको? यस और नो? चलें आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो फटाफट से। सेक्शन नंबर 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को यूजली आपके डिसोल्यूशन के टॉपिक में होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन स्टिल ये है हमारे कोर्स में, इसलिए हमको पढ़ना तो पड़ेगा। सेक्शन 37 क्योंकि बात ही तब करता है जब आपकी फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, अभी भी कंटिन्यू हो रही है, तो फिर डिसोल्यूशन में तो होना ही नहीं चाहिए। यह बात करता है कि अगर आपका कोई पार्टनर या तो रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो जितना भी उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर आप उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस को देने में देरी कर देते हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो बैलेंस किसके साथ देना चाहिए? इंटरेस्ट के साथ आपके ऊपर, क्योंकि एक तरीके से वो लोन बन जाता है, इंटरेस्ट के साथ देना चाहिए। तो पहले पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट के साथ दे देती थी, और वो इसको एक तरीके से लोन की तरह ट्रीट करती थी। समझो ये सेक्शन लाया क्यों गया पार्टनरशिप एक्ट में? वो कहते थे ठीक है भैया, एक पार्टनर रिटायर हो गया या डेथ हो गई, हमको उसको 5 लाख रुपए देने हैं, तो इंटरेस्ट ही तो लेगा ना, कानूनी तौर पे मार तो नहीं देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका पैसा रोक के बैठते हैं। और जो इंटरेस्ट का रेट था, वो रेट कितना था? सिर्फ 6%। आपको पता है लोन में भी 6% रहता है, जो आजकल की मार्केट कंडीशन के हिसाब से क्या माना गया? बहुत कम माना गया। इस चक्कर से क्या हुआ, फर्म ने वो बैलेंस और लटकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा इसको हम लोन की तरह ट्रीट करते हैं, बैंक से लोन लेंगे ना तो वो 10% 15% पे देगा, ये 5 लाख रुपए पड़े हुए हम देंगे ही नहीं। इंटरेस्ट ही तो चढ़ रहा है ना, चढ़ता चला जाए, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। इंटरेस्ट देते रहेंगे देते रहेंगे, जब टोटल कभी लगेगा पैसा हमारे पास उतना हो गया है तब दे देंगे, तब तक उसके 5 लाख से बिजनेस करते हैं अपना अच्छे से। और पता चलता था वो तो बिजनेस जो कर रहे हैं उस पर तो उनकी जो रिटर्न आ रही है बिजनेस में वो 15% आ रही है, 20% कमा रहे हैं, और पार्टनर को कितना देंगे? इंटरेस्ट 6% देंगे। तो ये बात तो जमी नहीं। तो ये सेक्शन लेकर आया गया 37। उन्होंने बोला अब इसके ऊपर मर्जी फर्म की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? पार्टनर की चलेगी। अगर पार्टनर जिंदा है मतलब रिटायरमेंट का केस है, और अगर एक्सपायर हो गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर
क्या क्लेम कर सकता है? या तो वो ही 6%, 6% तो पहले से ही था, वो कर सकता है, या फिर आपने उसके पैसे से कितना प्रॉफिट कमाया वो वाला वो प्रॉफिट क्लेम कर सकता है। और उसको दोनों में से क्या चीज क्लेम करने की इजाजत दी जाएगी? हायर वाली चीज। अब यहां पर लोअर नहीं रखा कोर्ट ने, क्योंकि लॉजिकल नहीं है लोअर। अगर लोअर ही रखता तो फिर इंटरेस्ट रेट 6% चल ही रहा था, उससे भी कम थोड़ी लेगा। फिर तो पार्टनरशिप फर्म कभी भी पैसा नहीं देंगी कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फ्री में ही पैसा मिला हुआ है। तो हायर रखा ताकि फर्म के ऊपर क्लेम का बर्डन जब ज्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने फंड जल्दी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। और इनकेस नहीं भी करते तो भी वो रिटायर्ड पार्टनर को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ज्यादा टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि उसको दिख रहा है कि फर्म बहुत अच्छा कमा रही है, तो उस कमाई में मेरे को भी हिस्सा साथ साथ मेरा बनता जा रहा है। समझ में आया सेक्शन? इसको लिखेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पे, लेकिन कॉन्सेप्ट है आपके कोर्स में। छोटा मोटा क्वेश्चन 2-3 नंबर का यहां से पूछा जाता है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ retirement or death of a partner, if the outstanding balance is still unsettled, मतलब अभी तक आपने पे नहीं किया, is still unsettled, then higher of the following will be allowed to retiring partner / deceased partners legal representative / deceased partners legal representative। क्या क्या? A, interest at the rate 6% per annum on outstanding balance, interest at the rate 6% per annum on outstanding balance, or second, share of profit on amount due to that partner। नाउ द क्वेश्चन इज, पहले वाला कंपोनेंट तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जितना आपने पेमेंट करना है उसका 6% करो, और जब कर रहे हो, मान लेते हैं 4 महीने बाद कर रहे हैं, इंटू 4/12 कर दो, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें उस पार्टनर का कितना अमाउंट बनता है, ये कैसे निकालें हम लोग? ये एक दिक्कत की बात है। जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? जो वो पैसा अभी तक लेकर नहीं गया वही तो उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो एक निकाला कैसे जाता है, जो ऑल्दो एक्ट में नहीं दिया बट हम खुद कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। जो भी आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं तब तक मल्टीप्लाई बाय डिजीज्ड या रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो उसने पैसा लगा रखा है, और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो अपने आप मुझे बताओ, क्या कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट नहीं बट गया कि कितनी कैपिटल मेरी है? मेरे आपने 1 लाख रुपए रोके हुए हैं और बाकियों के 50-50 हजार हैं मान लेते हैं फर्म में लगे हुए, तो बी और सी 50-50 हजार रुपए लगा के बैठे हैं। ए बेचारे की डेथ हो गई या ए रिटायर हो गया, उसका 1 लाख रुपए तुमने रोका हुआ है। तो इसका मतलब अब जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको आपको 2:1:1 में बांटना पड़ेगा। उसमें ए का तभी भी राइट है चाहे वो अभी फर्म में नहीं है, रिटायर हो गया या वो उसकी डेथ हो चुकी है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको लॉजिकल लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लॉजिकल है। आपके पैसे पे दुनिया प्रॉफिट कमा रही है तो इसका मतलब वो पैसा भी ग्रो होना चाहिए, तो आप अपने कैपिटल को ऐड करके प्रॉफिट से वापस रिकवरी करवाएंगे। आओ जी, ये क्वेश्चन लिखते हैं और इसकी एप्लीकेशन लिखेंगे। हाँ जी, नोट डाउन कर लो अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे जब नोटिंग भी प्रॉपर होगी, और इसको घर पे जाके एक बार जरूर रीड कर लिया करो, रिवाइज कर लिया करो।
डिसोल्यूशन वाले टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हर दूसरी क्लास में आप देखोगे हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। अभी तक हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, दैट इज क्लोजिंग द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। आज हम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब फर्म डिसॉल्व हुई तो उसको अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कैसे कैसे पैसे देने, हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले पैसा कौन मांगेगा? आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई तो क्रेडिटर मांगेंगे सबसे पहले। हाँ जी, ये लॉ कौन बना रहा है? लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट में बनता है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से डिस्कस होके अल्टीमेटली प्रेसिडेंट का कंसेंट जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो सरकार ने अपना फायदा सोचा होगा, तो सरकार ने कहा पहले तो देख लो आपके फर्म के ऊपर कोई गवर्नमेंट ड्यूज तो नहीं है, कोई इनकम टैक्स पेबल हो, कोई जीएसटी पेबल हो, कोई कस्टम ड्यूटी पेबल हो, कोई और टैक्स पेबल हो, पहले हमें दे दो, फिर तुमको रैंकिंग देंगे। क्रेडिटर तो बेचारे बहुत बाद में आएंगे, तो उसकी क्या लिस्ट होती है उसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो पैसा डिसोल्यूशन से आया उसको बांटना शुरू करेंगे। ये हमारा इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट होगा। आओ जी, ये क्वेश्चन लिखते हैं सब लोग। अनसेटल्ड कैपिटल ऑफ सी इज रुपीज 52,000 डेट ऑफ रिटायरमेंट is 30th September 21. Date of retirement is 30th September 21. फाइनेंशियल ईयर क्या है? 21-22. नेट प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म, net profit earned by the firm after C's retirement is rupees 25,000. Capitals of A rupees 57,000 and B rupees 76,000. बताओ जी, हाउ मच अमाउंट विल बी पेबल टू सी? ऐसा क्वेश्चन आता है आपको बस फिगर्स चेंज करके, और इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें ऐसा क्वेश्चन भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना खतरनाक चीज इंस्टीट्यूट ने पूछ ली, जबकि होता उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बताओ जी, कितना अमाउंट पेबल होना चाहिए मिस्टर सी को? आओ जी, C is entitled to hire of the following. C is entitled to hire of the following. क्या क्या चीजों में से हायर? पहला, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो कि कितना हो जाता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है सी का? 52,000 का 6%। बताओ जी, कितने महीने बाद पेमेंट की बात हो रही है? रिटायरमेंट करके चला गया 30 सितंबर 21 और ईयर कंप्लीट हो गया 21-22। कितने महीने पूरे हो चुके हैं? 6 महीने। तो वो 6 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा। बताओ जी कितना हो गया? 1560 रुपए। या तो ये दे दो, और दूसरी स्लैब क्या बोलती है? प्रॉफिट्स
ऑन अनसेटल्ड कैपिटल, जो कैपिटल अनसेटल्ड है उस पे कितना आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया। तो क्वेश्चन में क्लियर है कि प्रॉफिट कितना कमा रही है फर्म, 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए में मेरी वजह से कितना कमाया गया, मेरी कैपिटल लगी थी 52,000 की और टोटल सबकी कैपिटल कितनी थी 52, 57, 76। हाँ जी, सॉल्व करके कितना आ गया 7,027। बताओ जी सी किस पे मानेगा, 1560 पे कि 7,027 पे, 7,027 पे। तो लिखो इधर 10 सी विल बी पेड ₹7,027 बीइंग हायर ऑफ द टू कंडीशंस। दोनों में से हायर है वो सी को पे किया जाएगा। नोट इट डाउन। डन। हाँ जी चलें आगे, आओ जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नाउ पुट द हेडिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। क्या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट अपने बोलने से होगा या कुछ कंडीशंस चेक की जाती है? कोर्ट जब बोलेगा तो इंसॉल्वेंट माना जाएगा। क्या किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एसेट साइड पे दिख जाना उसकी इंसॉल्वेंसी होने का प्रूफ है? हाँ जी, आपका भी तो कभी बैंक अकाउंट नेगेटिव जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? ध्यान ही नहीं दिया उसमें, ओवरड्राफ्ट हो गया, मिनिमम बैलेंस से नीचे चला गया, पता चला 2 बैंक अकाउंट और हैं उसमें लाखों रुपए पड़े हुए हैं, क्या मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा? चलो 2 अकाउंट है ही नहीं और एक वही था वो भी नेगेटिव में चला गया, क्या इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा? उसके अलावा मेरे पास 10 प्रॉपर्टियां हैं, इतनी गाड़ियां हैं, क्या इंसॉल्वेंट हूं? नहीं, मैं नहीं रखता लिक्विड बैलेंस, क्या दिक्कत है? कैश पड़ा हुआ है मेरे पास। तो ध्यान रखना, पहली चीज तो जिसपे बच्चों की सबसे ज्यादा गलती होती है, बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में दिखती है बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में उनको क्या दिखता है, एक पर्टिकुलर पार्टनर जिसका कैपिटल अकाउंट दिखता है एसेट साइड पे। बच्चा कहता है ये तो क्वेश्चन में पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। ये एक हिंट हो सकता है, एक इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन ये पक्का रीजन है कि वो पर्टिकुलर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया? आंसर इज नो। ये बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना, ठीक है जी, कि किसी पार्टनर का अकाउंट नेगेटिव है तो वो इंसॉल्वेंट है। अगर वो इंसॉल्वेंट है तो क्वेश्चन आपको अपने आप बहुत सारे और तरीकों से बताएगा। कई के बार तो वो लिख ही देता है कि मिस्टर जेड क्या हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो इस केस के अंदर हम लोग को कैसे डिसोल्यूशन करना है और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कैसे पेमेंट करनी है, कि एक पार्टनर का डिसॉल्व होना, इंसॉल्वेंट होना अगर फर्म को भी डिसॉल्व कर देता है तो किस तरीके से उसको सेटल करना है, आगे का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा वही है। पहले लिखेंगे फिर उसको हम लोग समझेंगे। तो लिखना स्टार्ट करो। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब है? इट मींस where any partner of a firm is not having sufficient resources to pay his dues to the firm. In such a case, his insolvency loss will be shared by other solvent partners.
तो देखो क्या होगा, जो उसके अलावा बाकी सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं जिनमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, वो उसका जो लॉस है वो क्या करेंगे, बियर करेंगे, और वो शेयर करेंगे टू मेक हिम सॉल्वेंट, टू मेक हिम गुड। उसका नेगेटिव से बैलेंस पॉजिटिव लाने के लिए वो अपनी तरफ से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सो सच इंसॉल्वेंसी लॉस will be shared in ratio as per agreement। जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा उसके बेसिस पे बाकी सॉल्वेंट पार्टनर्स वो लॉस को बियर करेंगे, या फिर कह सकते हैं शेयर करेंगे। और ये भी तभी अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसा एक एग्रीमेंट था जिसकी वजह से ए और बी को अब थोड़ा शेयर करना पड़ेगा क्योंकि सी इंसॉल्वेंट हो गया, if given in the question, full stop। but if such ratio is missing, apply Garner versus Murray rule। गार्नर वर्सेस मुरे रूल, ये बहुत ही पुराना रूल है। ओके जी, इस पे बेस्ड आपको थ्योरी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग आगे लिखेंगे रूल कैसे चलता है। इस रूल के बहुत सारे लोग फेवर में भी हैं और बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म में भी हैं कि ये रूल में कुछ कमियां हैं। तो रूल को हम खुद जानेंगे, हमें खुद ही उसकी कमियां पता चल जाएंगी। तो समझ में आया, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो पहला काम तो क्या करना है, देखना है कि क्या कोई एग्रीमेंट हुआ इस क्लॉज पे, जबकि जनरली पार्टनरशिप डीड इस पे साइलेंट ही रहती है। तो आपके भी क्वेश्चन में जनरली कोई रेशियो नहीं दी जाएगी, क्योंकि रेशियो नहीं देंगे तभी तो मजा आएगा। अगर रेशियो ही दे दी तो गार्नर वर्सेस मुरे रूल डोंट कम इनटू द पिक्चर, ये तो आएंगे ही नहीं। और जब नहीं दिया होगा तो आपको गार्नर वर्सेस मुरे रूल अप्लाई करके उसका जो इंसॉल्वेंसी लॉस है वो क्या करना है, बियर कराना है। तो समझते हैं इसका लॉस हम लोग कैसे बियर करेंगे। नेक्स्ट लिखो कॉन्सेप्ट में, पुट द हेडिंग नाउ गार्नर वर्सेस मुरे रूल। ये रूल कैसे वर्क करता है। तो गार्नर और मुरे दो लोग ही थे, जिसमें से मुरे इंसॉल्वेंट हो गया था, तो उसके बाद इन्होंने जिस बेसिस पे उसके लॉस को बियर किया था वही ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है जो आपको अब यहां पर फॉलो करना है। देखो जी क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, पहले तो लॉस ही पता होना चाहिए जिसको बांटना है। तो लिखो कैलकुलेट इंसॉल्वेंसी लॉस, कैलकुलेट इंसॉल्वेंसी लॉस। और इंसॉल्वेंसी लॉस कैसे निकलेगा, मान लेते हैं कोई पार्टनर है जो इंसॉल्वेंट होने वाला है, उसका नाम है मिस्टर सी। सी का बैलेंस कितना नेगेटिव में चला गया वही उसका इंसॉल्वेंसी लॉस है। कुछ कुछ चीजें उसको फर्म से मिलनी भी होंगी, रिजर्व का पैसा, रियलाइजेशन प्रॉफिट या और भी कुछ बेनिफिट, और बहुत सारी चीजों के लिए उसका अमाउंट पेबल भी होगा। जब नेट बैलेंस करके उसका अमाउंट नेगेटिव में चला गया मतलब वही उसका क्या आ रहा है, इंसॉल्वेंसी लॉस आ रहा है। और अगर उसके बाद वो बोलेगा कि मैं अपना लॉस कवर करने के लिए कुछ रिसोर्सेज ला सकता हूं, कोई भी पर्सनल एसेट वो ला सकता है, तो उसका लॉस कम हो सकता है या एलिमिनेट हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं हो पाया कंप्लीटली तो जो भी बचेगा अगेन वो क्या माना जाएगा, इंसॉल्वेंसी लॉस माना जाएगा। तो लिखो इसमें, इट मींस बैलेंस ड्यू फ्रॉम अ पार्टनर विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। कि अब ये तो पैसा मिल ही नहीं सकता, हमने पूरी कोशिश कर ली, उसके पूरे घर को खंगाल लिया कि किसी तरीके से वो अपने ड्यू पूरे करे, लेकिन नहीं, अब तो वो कुछ पूरा नहीं कर सकता, तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंसी लॉस हो जाएगा। ओके जी। तो जब आप इंसॉल्वेंसी लॉस निकाल लेंगे तो आपको मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, सॉल्वेंट पार्टनर्स को फॉर द टाइम बिंग उस लॉस को क्या करना पड़ेगा, रिकवर करवाना पड़ेगा। देखो कोई भी कोर्ट हो, अल्टीमेटली वो जजमेंट ऐसी ही देती है कि किसी की जिंदगी में सुधार आए। उनको किसी परेशान व्यक्ति को और परेशान नहीं करना अगर उसके पास कुछ है ही नहीं। इंसॉल्वेंसी स्टेटस भी यही बोलता है कि अगर मेरे पास एक्चुअल में भी कुछ नहीं है, किसी भी तरीके से मैंने लोन लिए थे, वो मेरा बिजनेस नहीं चला, तो लोन वाले लोन का पैसा तो मांगेंगे, रिटर्न नोटिस दें। कुछ आपने इनफॉर्मल लोगों से लोन लिया जो लिखित पढ़ित में नहीं था, तो वो भी आएंगे पैसा मांगने। क्या वो अपनी जगह गलत हैं जो पैसा मांगने आ रहा है, नहीं है गलत,
पर मेरा भी जेन्युइन लॉस है, मेरा लॉस हो गया जो मैंने आपका पैसा अपने बिजनेस में लगाया। अब हो क्या सकता है बताओ, मैंने आपका पैसा सबका लिया, बिजनेस में लगाया, बिजनेस फॉरकास्ट अच्छा लग रहा था, कुछ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक रहता है, चेंजेस आए, नहीं चला, और आप सबके 10-10 हजार रुपए क्या हो गए, जीरो हो गए, नुकसान हो गया। आप आएंगे बार बार मेरे पास पैसे मांगने, पैसे तो मेरे पास है नहीं, इसका होगा क्या इससे आगे? सेटलमेंट तो तब होगी जब पैसे होंगे, पैसे ही नहीं है, कहां से सेटलमेंट करूं? कर लेते हैं, 0 रुपए दूंगा, कर लो सेटल। हाँ जी, क्या होगा इससे? मारपीट होगी, मारोगे आप सब मेरे को पकड़ के। हाँ जी, क्या होगा? हाँ जी, एसेट वैसेट सब दे दिया, एसेट के बाद अब आपके 6-6 हजार रुपए बचते हैं, और बताओ जी, एसेट भी दे दिए, सब खत्म हो गया, अब क्या होगा? छोड़ दोगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हो, मार लो, मार सकते हो, तो यही लास्ट बचा है। पैसे नहीं मिलेंगे, सही बात है, उससे पैसे तो मिलेंगे नहीं, बल्कि फिर आपको होगा कि अब तो मार ही दिया, अब तो सर पक्का नहीं देंगे। अब तो आपने अपना गुस्सा उतार लिया ना, पैसे के बदले में पैसे लेने की बात हुई थी, मारने पीटने की तो नहीं हुई थी। अब मार पीट से आपके पैसे भी गए कहीं ना कहीं, तो वो तो चक्कर लॉ कभी भी नहीं बोलेगा। क्या लॉ लिख देगा मारने पीटने चले जाओ उसको, जो बाकी नहीं बच रहा, ये तो नहीं लिखेगा। तो इससे देखो अल्टीमेटली होता क्या है, अगर कोई पर्सन इनोसेंट है और अगर उसने आपका कर्जा ले लिया और वो नुकसान हो गया, तो अगर आप उसको परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा में जाएगा, और मेंटल ट्रॉमा में जाके वो अपने आप को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये हो जाता है अक्सर, इसलिए उसको रोकने के लिए फॉर द टाइमिंग वो क्या कहते हैं कि उसको सपोर्ट किया जाए। कुछ कुछ केसेस में वो बोलते हैं उस पर स्टे लग जाएगा और कोई उस पर पैसा नहीं मांगने आ सकता, अगर हम उसको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे जिसपे बोला जाएगा कि अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब आप मांग ही नहीं सकते। और अगर अब आपने किसी भी मीन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको परेशान किया, तो उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं होगा। किसके अगेंस्ट शुरू हो जाएगा? आपके अगेंस्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उसको मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं। इंसॉल्वेंट का सर्टिफिकेट कोर्ट नहीं उसको दिया है, वो घर पे नहीं बना के बैठा हुआ। आप कोई भी इशू देखें, अगर किसी की मैरिज के बाद कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो क्या कोर्ट ये बोलती है अच्छा डिस्प्यूट हो रहा है, ये लो जी डिवोर्स, अपने अपने घर जाओ, ऐसा बोलती है? ऐसे तो हर दूसरे घर में डिवोर्स हो रहे हो, नहीं बोलती। क्या बोलती है? 6 महीने रहो इकट्ठे, कुछ उनको सजेशंस देते हैं कि कैसे कैसे रहा जा सकता है बेटर तरीके से, 1 साल रहो। उनका मतलब उनका इशू ये नहीं है, वो लॉयर्स का जरूर हो सकता है कि भैया मेरे पास ज्यादा से ज्यादा केस आए, लोग लड़े झगड़े तो मेरी फीस बनती है। कोर्ट का कभी भी ये, कोर्ट का काम क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी लाना सोसाइटी में। उनका काम नहीं है लोग ज्यादा से ज्यादा लड़ें झगड़ें। ऑलरेडी लाखों केस पाइल्ड अप पड़े हुए हैं, और ये चीजों को बढ़ावा देंगे तो और बढ़ेंगे, उनको तो उसको एक सैचुरेशन लेवल पे लाना है। सिमिलरली यहां पर भी पहले लेवल पे क्या किया जाएगा, भैया आप ही का पार्टनर था, आप ही के साथ बिजनेस कर रहा था, यहां तो वो अकेला भी नहीं था। तो जितना वो नेगेटिव चला गया है, पहले बाकी लोग क्या करेंगे? उसको सपोर्ट करेंगे कि भाई अगर अभी तू नेगेटिव है, तेरे को हम भगा नहीं रहे, तो हमारे साथ ही रहे, जितना नेगेटिव है हम तेरे को पॉजिटिव करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? लिखो यहां पर, जर्नलाइजिंग एंट्री फॉर शेयरिंग ऑफ लॉस, फॉर शेयरिंग ऑफ लॉस, फॉर शेयरिंग ऑफ लॉस। अभी हमारे पास एक स्टूडेंट आया था, बिल्कुल ऐसे ही केस है। वो दोनों स्टूडेंट ने 11th-12th भी साथ की, क्योंकि एक ही स्कूल के थे, सीएमए में साथ रजिस्टर किया, फाउंडेशन क्वालिफाई किया, इंटर भी किया, दोनों फाइनल में थे। एक स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई क्योंकि उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो अब या तो उसके पास 2 ही तरीके थे, अब जैसी भी जॉब वो मिल रही है पकड़ ले और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, नहीं तो कोई उसको सपोर्ट कर दे जिससे कि वो अपना सीएमए क्वालिफाई करे। और शायद उसका एक ग्रुप क्वालिफाई हो भी चुका था फाइनल का, तो दूसरे ग्रुप की अब उसके पास फीस नहीं थी, मतलब पैसा लगाने को कुछ नहीं था। हालांकि वो साथ में कुछ अर्न भी कर रहा था, कुछ छोटी मोटी कंपनी में उसने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बड़ी जंप लेने के लिए। तो वही जो उसका फ्रेंड उसके साथ बचपन से साथ में पढ़ा था, उसने उसकी फीस पे की थी कि फॉर द टाइम बिंग भाई मैं तेरी फीस पे कर रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन वीक नहीं है, मेरे घर पे 4 लोग हैं कमाने के लिए, कल को तू सीएम में बन जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खुद ही मेरे को वो अमाउंट जैसे मर्जी वापस कर दियो। ठीक है जी, तो वही काम हम लोग यहां करने वाले हैं। हमारा एक पार्टनर बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, तो बाकी सॉल्वेंट पार्टनर क्या करेंगे? अपनी कैपिटल अकाउंट को कम कर लेंगे। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो इंसॉल्वेंट है उसको पैसे मिल गए। आई होप अब आप इस एंट्री से
कैपिटल अकाउंट के थ्रू समझ जाते होंगे कि किसको पैसा मिल रहा है और किसका कम हो रहा है। मैं हालांकि बार बार बता चुका हूं, कैपिटल का रूल बिल्कुल सिंपल होता है, अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वहां से चार्ज कर रहे हैं और क्रेडिट हो रहा है तो आपको मिल रहा है। गॉट इट? बीइंग लॉस शेयर्ड, लॉस क्या हो गया? शेयर हो गया, बीइंग लॉस शेयर्ड। नाउ द थिंग इज कि ये लॉस किस रेशियो में शेयर करें। अगर एक ही पार्टनर सॉल्वेंट है और एक ही इंसॉल्वेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना उसको लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर ही बियर करेगा टू मेक इट गुड। लेकिन अगर टीम है पार्टनर्स की तो क्या सारी टीम इक्वल रेशियो में उसका लॉस बियर करेगी? नो, वहां पर कोई रेशियो होनी चाहिए। तो उस रेशियो की ये क्या बात करता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो यहां पर, रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस, रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस। क्या रेशियो रहेगी इंसॉल्वेंसी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की? तो यहां पर वो कहते हैं कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपकी अकाउंटिंग के मेथड्स क्या थे। हां जी, पार्टनरशिप में अकाउंटिंग दो तरीके से होती है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पढ़ा था बचपन में कि नहीं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम लोग दो अकाउंट ओपन करते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग यूजुअली जो छोटी फर्म्स होती हैं वहां यूज करते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन ही कम होती है, तो क्या दो दो अकाउंट को मेंटेन करें, सारी की सारी ट्रांजैक्शन ही अकाउंट में जाती है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके जी, तो अगर तो आप लोगों ने फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया था, अगर आपने कौन सा मेथड यूज किया था? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मतलब यू हैव टू अकाउंट्स टू मैनेज। इफ द फर्म वाज मेंटेनिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, लिख लो इसमें भी, इसके अंदर कौन कौन से दो अकाउंट होते हैं? कैपिटल अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। तो आपको कौन सी रेशियो यूज करनी है? यूज रेशियो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब जो इस कैपिटल की बैलेंस आएगा उसी से हम रेशियो बनाएंगे। और इन केस आप कौन सा मेथड यूज कर रहे थे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो यहां पर तो सोचने की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि अकाउंट ही एक होता है। तो यहां पर अकाउंट ही एक होता है, तो यहां पर क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ले लेंगे। चॉइस तो हमको फिक्स कैपिटल में करनी है कि क्या हमें करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस की रेशियो लेनी है या कैपिटल अकाउंट की। तो द आंसर इज कैपिटल अकाउंट। रीजन बीइंग ये कोई रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है, और करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन जाती थी? जो रिकरिंग होती थी, रेगुलर होती थी, सैलरी देना, कमीशन देना, प्रॉफिट बांटना, रिजर्व बांटने। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता था? ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। बस ये चार ट्रांजैक्शन होती हैं। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं आप अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं तो आप कैपिटल अकाउंट को यूज करेंगे एंड नॉट यूर फिक्स्ड अकाउंट। ओके जी, चलो जी आगे चलते हैं। तो यहां पर तो क्लियर है, बस आपको रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल यूज करनी है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्योंकि एक ही अकाउंट में सब कुछ है, तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी वाली आपको कैपिटल का बैलेंस लेना है। तो लिखो यहां पर कैलकुलेट कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, लेकिन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स अदर देन रियलाइजेशन। अभी हम लोगों ने रियलाइजेशन की एडजस्टमेंट करी कि नहीं करी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसको छोड़ देना। मतलब कि जो आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई थी वो, और उससे रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है जिसमें रियलाइजेशन का पार्ट ना हो, वहां तक जो आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रहा है उसी रेशियो में हम लोग उस पर्टिकुलर पार्टनर को शेयर करेंगे। और आगे लिखो यूज रेशियो ऑफ
क्रेडिट कैपिटल्स एज रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। कहने का मतलब ये है, अगर पहला वाला काम करने से किसी और भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव चला गया तो क्या वो बेचारा सपोर्ट कर सकता है? आप तो तब सपोर्ट करोगे ना अपने फ्रेंड को जब आपके हालात ठीक चल रहे हैं। आपने अपनी फीस ही किसी से मांग के दी, आप उसको कहां से फीस पे करवाओगे? तो बहुत मुश्किल है। हालांकि ध्यान रखना, अगर आपका कैपिटल अकाउंट नेगेटिव है तो आप इंसॉल्वेंट हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। इंसॉल्वेंट होना और कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में चला जाना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें होती हैं। हालांकि कैपिटल नेगेटिव में भी गई और इंसॉल्वेंट भी हो गया, ये दोनों जरूर हो सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? तो आओ जी आगे लिखें। Thus, in case of realization loss, solvent partners will bring cash equal to realization loss in their capital account। इसको समझेंगे अभी हम, और यही कहीं ना कहीं गार्नर वर्सेस मुरे रूल का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। पहले लिख लो फिर समझते हैं। Thus in case of realization loss, क्योंकि जब इंसॉल्वेंसी की बातें होती हैं तो जनरली लॉस आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। यहीं तक है, इसके बाद तो अगले पेज पे, यहां तक लिख लिया। Bring cash equal to realization loss in their capital account। ओके जी, समझ में आया? अब देखो इसके 4 क्रिटिसिज्म है। हालांकि वो क्रिटिसिज्म हमको कोई लर्न नहीं करने, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा शार्प बनाने के लिए वो पढ़ने चाहिए ताकि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसके 4 क्रिटिसिज्म भी निकल के आए, देखो अभी अच्छे से समझ में आएंगे। अब वो क्या रहे हैं? पहले तो वो कह रहे हैं अगर एक पार्टनर लॉस में चला जाता है तो बाकी जो सॉल्वेंट पार्टनर होते हैं वो उसके लॉस को मेक गुड करेंगे, और कहीं ना कहीं किस रेशियो में करेंगे? कैपिटल की रेशियो में ही कर रहे हैं। हालांकि वो कैपिटल किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेनी है वो आपको देखना है। कैपिटल में वो कह रहे हैं रियलाइजेशन का कोई कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो डिसोल्यूशन की बात की कहानी है, और वो पर्टिकुलर पार्टनर तो इंसॉल्वेंट हो गया था एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ही। फिर डिसोल्यूशन के टाइम पे जो आप चीजें बेच रहे थे या पेमेंट कर रहे थे, उसी से रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस निकलता है, जो अभी तक हमने देखा। तो उसका इंपैक्ट मत लो। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि कहीं ना कहीं कैपिटल की ही रेशियो है बाकी पार्टनर की, जिस बेसिस पे उसके लॉस को बाकी पार्टनर बियर करेंगे। और एक और कंडीशन इसके ऊपर लगा दी गई। क्या लगा दी गई? कि अगर रियलाइजेशन लॉस आएगा, जो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है जब इंसॉल्वेंसी के केस होते हैं, तो सॉल्वेंट पार्टनर मतलब बाकी पार्टनर क्या करेंगे? विल ब्रिंग कैश लेकर आएंगे इक्वल टू रियलाइजेशन लॉस इन देयर कैपिटल अकाउंट। पहले वो कैश लाएंगे। ये बेसिकली क्लॉज इसलिए डाला गया कि चेक करा जाए कि कहीं ये लॉस के बाद कोई और पार्टनर भी इंसॉल्वेंट तो नहीं हो रहा, या इंसॉल्वेंट ना कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहा, कि बाकी कम से कम इतने साउंड तो है ना कि उसको लॉस पूरा करने के बाद भी साउंड ही रहेंगे। ये तो नहीं भाई किसी का पेट भरने के चक्कर में खुद भूखे रह गए, तो इतने बुरे हालात नहीं होने चाहिए। अब इसके 4 क्रिटिसिज्म क्या है वो हम समझ लेते हैं। इसके 4 ये क्रिटिसिज्म है। पहला क्रिटिसिज्म ये बोलता है कि अगर कोई पार्टनर है जिसके पास बहुत एसेट्स हैं, बहुत प्राइवेट एसेट्स हैं, उन एसेट्स को क्या बोलते हैं? प्राइवेट एसेट। बिजनेस में तो नहीं लगाए, लेकिन अगर उसने बिजनेस के टाइम पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या किया? कम किया, और एक दूसरा पार्टनर जिसके पास प्राइवेट एसेट्स कम हैं लेकिन उसने बिजनेस में कॉरेस्पॉन्डिंगली पैसा ज्यादा लगाया, तो यहां पर उसको नुकसान हो जाएगा, जबकि अमीर पार्टनर को उतना नुकसान नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्योंकि अल्टीमेटली लॉस बियर किया जा रहा है कैपिटल रेशियो में, आपकी प्राइवेट एसेट रेशियो पे तो नहीं किया जा रहा।
तो इससे कोई भी पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगाने से कतराएगा अगर वो बहुत ही नेगेटिव सोचता है कि कल को भैया कोई भी पार्टनर अगर लॉस में चला गया तो जो लॉस शेयर होगा वो कैपिटल रेशियो में होगा, तो कैपिटल कम लगाता हूं और पैसे अपने घर पे पड़े रहने देता हूं। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म हो गया कि नहीं हो गया, कि बजाय कोई पार्टनर एक्चुअल में उतना साउंड नहीं है, उतना रिच नहीं है, पर वो लॉस में ज्यादा भागीदार है एज कंपेयर टू दैट पार्टनर जिसके पास बहुत पैसा है और वो लॉस में कुछ भी नहीं या बहुत कम दे रहा है। ये क्रिटिसिज्म आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब है या नहीं है? सॉल्व क्वेश्चन गार्नर वर्सेस मुरे से ही होगा। कई कॉन्सेप्ट में कमियां होती हैं लेकिन उसी को फॉलो किया जाता है। ओके जी, और क्या कमी है? ये कमी समझ में आ गई। सेकंड कमी, ये आपको पढ़ना लिखना नहीं है, बस याद रखना है कि क्या चीजें होती हैं, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। दूसरा, गार्नर वर्सेस मुरे रूल अप्लाई ही तभी कर सकता है जब दो से ज्यादा पार्टनर हो, नहीं तो ये सारी कहानी बेकार है। क्यों सर? अगर मान लेते हैं दो ही पार्टनर हैं, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, लॉस में चला गया, तो सारा पैसा कौन ही देगा? बाकी बचा हुआ पार्टनर। फिर क्या रेशियो लेंगे, कब लेंगे, क्या उसकी कोई बात बनती है? उसकी कोई भी बात नहीं बनती, तो वो वाला भी बात इलॉजिकल हो जाएगी। ये वर्क की तभी करेगा जब तीन या उससे ज्यादा पार्टनर हो। चलो जी, इसके बाद तीसरा पॉइंट वो क्या कहते हैं? कह रहे हैं ये जो आपने एक और कंडीशन लगाई है ये इलॉजिकल है, क्योंकि ये तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर लॉस आ रहा है तो आपको प्री चेक करना पड़ेगा कि वो लॉस की जितना, पहले तो वो पार्टनर पैसे लेकर आए और फिर ये पैसा उन्हीं का है, तो जब भी किसी पार्टनर को पेमेंट होगी तो ये एडजस्टमेंट भी होगी। तो ये क्या मजाक बना रखा है कि पहले उनसे पैसा मंगवा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम आपको पैसा एंड में जब फाइनल रेमिटेंस होगी, फाइनल पेमेंट होगी तो उसके साथ वापस कर देंगे। तो ये वाली बात भी क्या हो गई? ये भी बात इलॉजिकल सी हो गई। समझ में आया? और एक बात इसमें और इलॉजिकल है, बताओ जी क्या? एक बात इलॉजिकल और है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कि अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में चला गया तो वो लॉस का भागीदार नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भैया बिजनेस में मुझे कार बहुत पसंद आ रही है, मेरा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख का और कार कितनी है बैलेंस शीट में? 7 लाख की। मैंने कहा कार मैं लेके जाऊंगा, 5 लाख क्रेडिट, 7 लाख डेबिट, नेट बैलेंस क्या हो गया? 2 लाख डेबिट। मैं क्या बन गया? नेगेटिव पार्टनर। अब तीसरा पार्टनर लॉस में चला जाएगा, मैं तो भागीदार बनूंगा ही नहीं। तो इसमें कोई पार्टनर इसका मिसयूज भी कर सकता है कि किसी को पैसा ना देना पड़े इसलिए पहले ही खर्चा कर लो। ये हम लोग भी तो कई बार करते हैं कि भैया कोई पैसे मांगने आ सकता है तो इससे बढ़िया है पैसे दिखाओ ही मत उसको, पहले ही सारे खर्चे करके बैठ जाओ। आएगा तो कह दूंगा भाई देख कार लिया, सारा पैसा तो उसमें लग गया, अब कार तो बेच नहीं दूंगा तेरे को देने के चक्कर में। तो ये भी उसका मिसयूज बन सकता है। तो ये 4 उसके क्रिटिसिज्म है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे हम अप्लाई तो करते हैं लेकिन इन वजहों की वजह से जो एक्चुअल बेनिफिट मिलना चाहिए किसी पार्टनर को वो नहीं मिल पाता, और पैसे वो कभी कभी ज्यादा दे देता है जिसकी हालत खुद ही कहीं ना कहीं पतली चल रही होती। गॉट इट? अब ये चीजें एनालिसिस से पता चलती हैं, जो इतने टाइम से लोग काम कर रहे हैं इस पे, उन्होंने उसको प्रैक्टिस से चेक करा। हम लोग बातें अभी थ्योरेटिकल कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलो जी आगे लिखते हैं सब लोग। अच्छा उससे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर, कम टू क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आओ जी, कम टू क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन। A, B and C are in partnership sharing profits and losses equally. Okay जी। A, B और C पार्टनर्स हैं 1:1:1 में, एंड एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 30th June 2021। कब डिसॉल्व हो रही है? 30th जून को। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट ए और बी के पॉजिटिव हैं, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिटर्स को 12,000 देने हैं, सन्ड्री एसेट P&L। मुझे बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? क्या है? लॉस है। कैपिटल अकाउंट सी का बेचारे का यहां घूम रहा है। मुझे बताओ बस ये बैलेंस शीट देखने से इस चीज का कोई इंडिकेटर मिल रहा है कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया? मिल रहा है? नहीं मिल रहा। वेरी गुड, इसको इंसॉल्वेंसी का स्टेटस मत मान लेना। अभी तो ये बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, पिछले में भी जेड का बैलेंस नेगेटिव चल रहा था तो वहां इंसॉल्वेंसी की बातें नहीं हुई थी। अब आगे पढ़ो, कह रहे हैं एसेट्स रियलाइज्ड होंगे 50% बुक वैल्यू पे। ठीक है जी, जो आपको एसेट्स दिख रहे हैं इसके 50% आपको मिलेंगे। रियलाइजेशन का खर्चा कितना है? 5,000 रुपए। सी बिकेम इंसॉल्वेंट। ये देखो क्वेश्चन ने अब आपको खुद बताया है, यही हम लोग पढ़ रहे थे। अब बात समझ में आ रही है कि ये नेगेटिव क्यों गया होगा।
लेकिन सिर्फ नेगेटिव जाना डजंट मीन कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। नेगेटिव तो किसी का भी बैलेंस हो सकता है। एंड रिसीव्ड, उसके घर गए हम, कितना मिला उसकी संपत्ति से? 2000 रुपए उसकी एस्टेट से। एस्टेट का मतलब उसकी जो संपत्ति थी किसी भी फॉर्म में 2000 रुपए की बिक पा रही है, अब कुछ नहीं है उसके पास। तो यहां पर दिख रहा है उसने कितने रुपए देने हैं? 8000 रुपए। लेकिन ये कंप्लीट अमाउंट नहीं है। क्यों नहीं है सर कंप्लीट? क्योंकि 8 के बाद जो एसेट रियलाइज हो रहे हैं उसमें भी इसका हिस्सा होगा, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहे हैं उसमें भी इसका हिस्सा होगा, जो लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा वो भी किस पे बटेंगी, किस पे बिकेंगी? बुक वैल्यू पे पेमेंट होगी। तो अभी ये कंप्लीट बैलेंस नहीं है। देखो 8000 में वो बैलेंस कितना पहुंचता है। क्लोज करो बुक्स ऑफ द फर्म अंडर, पहला फर्म फिक्स कैपिटल मेथड ऑप्ट करती है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अप्लाई क्या करोगे? गार्ने वर्सेस मुर्रे प्रिंसिपल। तो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें हम लोग अभी जो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। रेशियो 1:1:1 है। पहला काम वही होगा, क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। पता तो चले कि लॉस आया कितना है, तब तो देखेंगे कि वो लॉस बाकी पार्टनर लाएंगे कैसे। तो देखो जब गार्नर वर्सेस मुरे रूल वाला क्वेश्चन आपका बनता है ना, तो रियलाइजेशन वाला काम हल्का हो जाता है, क्योंकि सब कुछ ही थोड़ी पूछ लेंगे क्वेश्चन में। अब आप यहां पर देख रहे हो कि रियलाइजेशन में बहुत मुश्किल काम पूछा? नहीं, कुछ भी नहीं है। इसके बाद आगे और एक नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे जिसमें रियलाइजेशन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा जो जोर है वो किसी और कॉन्सेप्ट पे होगा। ओके जी, तो बताओ जी, हमको पहले तो एसेट को उठा के जीरो करना है। किसको करूं, किसको करूं, किसको करूं? सन्ड्री एसेट को करूं, P&L को करूं, या सी कैपिटल को करूं? सन्ड्री एसेट को। तो लिखो यहां पर 2 सन्ड्री एसेट। कितना अमाउंट? 50,000। और बताओ जी, और भी कोई है एसेट की? बस इतनी ही थी, बस इतनी है। अब लाइबिलिटी को देख लो। लाइबिलिटी में से किसको उठाऊं? क्रेडिटर्स को। लिखो बाय क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट? 12,000 रुपए। सन्ड्री एसेट बेच के क्या मिल रहा है? 50% मिल रहा है, तो लिखो बाय बैंक। 50,000 का 25 कितना परसेंट? 50% मिल रहा है ना, 25,000 मिल रहा है। बाय बैंक एसेट से मिले। ओके जी। और क्रेडिटर्स को तो सर कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, या तभी भी लिखेंगे टू बैंक, तभी भी लिखेंगे। लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखते, मतलब बुक वैल्यू पे हो रही है। कितना बताओ जी? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अच्छा, एक्सपेंस भी है। कितने हैं? 5,000 है। ये भी लिख दो। इसको हम फिर इसी के नीचे लिख देते हैं, एक लिस्ट बना लेंगे। 12,000, 5,000, टोटल कितना हो गया? अब आपने अलग अलग लिख लिया तो कोई टेंशन नहीं है, काटो मत उसको। डन। बताओ भाई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखो बेचारा सी अब और रो रहा होगा कि खुश हो गया होगा कि पहले ही नेगेटिव था, अब तो और नेगेटिव चला गया। कितना लॉस हुआ? हर बंदे का कितना हो जाएगा? क्यों? रेशियो क्या थी? फिर 30,000 का 1:1 कितना बनेगा? डन। हाँ जी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो पहले तो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बातें बंद करो, समझ नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। पहले कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिक्स्ड कैपिटल में क्या पढ़ा हम लोगों ने? हमने कहा जो एग्रीमेंट में लिखा होगा उसी को पकड़ लेंगे। ये देखो जी,
यूज रेशियो फिक्स कैपिटल, जो भी फिक्स कैपिटल की रेशियो है। और अब आप मुझे बताओ, अगर मैनेजमेंट ने फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया होता तो क्या रेशियो ए और बी की बन रही थी? क्या बन रही है कुछ रेशियो? क्या रेशियो बन रही है? 34:24। और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगी? तो आओ जी, पहले हम पहले वाले केस को सॉल्व करें। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, डेफिशिएंसी of insolvent partner C will be borne by A and B in ratio of their fixed capital, that is क्या, कितना था? 34:24। और कम कर लो इसको, 17:12। ओके, तो आओ पहले फिक्स कैपिटल के बेसिस पे कैपिटल अकाउंट बना लें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हेलो, चलो जी बताओ फटाफट से कितने कितने इनके बैलेंसेस थे? ए का कितना है? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 34,000। बी का कितना है? और सी का कितना है? इधर लिखेंगे नेगेटिव बैलेंस है 8,000 रुपए। ऑल राइट, लॉस आप कितना निकाल चुके हो ऑलरेडी? 10-10 हजार निकाल चुके हो। तो यहां पर लिखो टू रियलाइजेशन लॉस। अब लॉस आया है तो डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, 10,000, 10,000 और 10,000। ओके जी। और हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर एक काम और करना पड़ेगा, जो भी सॉल्वेंट पार्टनर हैं जितना रियलाइजेशन लॉस है वो उनको लेकर आना पड़ेगा फर्म में। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कंडीशन? ये देखो जी, जो हमने बोली थी इलॉजिकल सी बात है। ये देखो, thus in case of realization loss solvent partners will bring cash equal to realization loss in their capital account। तो लेकर आओ। सो बाय बैंक, इधर आप लिख सकते हो रियलाइजेशन लॉस ही आ रहा है, तो कौन कौन लाएंगे लॉस? ए और बी लाएंगे। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाल दो। 10,000
और 10,000। हाँ जी, आप सी से कितने रुपए लड़ झगड़ के लेकर आए थे? 2,000 रुपये मिले उसके एस्टेट से। यहां पर लिख लो एस्टेट या रिकवरी, कितना आ गया? 2,000 रुपये। और देखो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो इनके हों इनको बांट दें। पी एंड एल लॉस है 12,000 रुपये, किस रेशियो में बटेगा? इक्वली टू पी एंड एल डेबिट बैलेंस। 4,000 4,000 4,000। हाँ जी, ध्यान से देखो, इस तरफ समझ यहीं से आएगा। एक दूसरे को मत समझाओ, एक दूसरे को अच्छे से पढ़ा पाते तो अपने आप ही पढ़ लेते। एक बच्चा पढ़ाना शुरू कर देता, उसके बाद पढ़ लेते। हाँ जी, ये लॉस नहीं है, ये पैसा ला रहा है सी। क्वेश्चन को पढ़ो, ये देखो जी, सी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव 2,000 फ्रॉम हिज एस्टेट। ये वाला पूछ रहे हो? ये कंडीशन नहीं पड़ी आपको, मैंने दोबारा से भी अभी बताई है और उसको हाईलाइट भी किया है, तब ध्यान कहाँ था? ये देखो, अगर रियलाइजेशन लॉस होगा तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो कैश लेकर आएंगे अपने रियलाइजेशन लॉस जितना अपने कैपिटल अकाउंट में। हाँ जी, अपने अपने में ही लाएंगे। तो ए और बी का कितना कितना लॉस था? 10-10 हजार। तो वो अपना रियलाइजेशन लॉस का 10,000 ये लेकर आया और ये भी अपना 10,000 रुपये लेके आया। गार्नर वर्सेस मुरे रूल की कंडीशन है, फॉलो तो करनी पड़ेंगी। अब चाहे वो लॉजिकल हो या इलॉजिकल हो, ये आगे के लिए चेक हो रहा है कि इतने बुरे हालात ए बी के तो नहीं बन रहे कि सी को सही करने के चक्कर में ए बी के बुरे हाल हो गए। इसलिए चेकिंग हो रही है कि वो 10-10 हजार लेके आए। मुझे बताओ, आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराते हो तो आपको दुख होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप ही का पैसा है, कल को विड्रॉ भी आप ही करोगे। तो अगर ए बी भी 10-10 हजार रुपए डाल रहे हैं तो क्या उनके परमानेंट ले लिए गए हैं? उन्हीं का बैलेंस बढ़ रहा है, घर का कैश घर में ना रहा, उनके अकाउंट में आ गया, तो इससे उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब देखो, अब आपको देखना है कि कितना अमाउंट अल्टीमेटली अब सी का नेगेटिव बनता है। इसलिए मैं कह रहा था बैलेंस शीट वाला अमाउंट तो सिर्फ धोखा है, एक्चुअली में तो इसके बाद आपको दिखेगा कि सी का कितना नेगेटिव बनता है। कैलकुलेट करो, सी का 8,000 नेगेटिव था, 10 और नेगेटिव हो गया, 4,000 लॉस भी उसका, और बस उससे कितना मिला? 2। तो बताओ जी अल्टीमेटली उसका कितना बन गया? 10, 18 और 4 22, 22 में से 2 गया 20। अब 20,000 नेगेटिव पहुंच चुका है सी, और सी का जो नेगेटिव अमाउंट है वो ए और बी उसको पूरा करेंगे किस रेशियो में? 17:12। तो लिखो सीज डेफिशिएंसी अमाउंटिंग टू कितनी? 20,000 रुपए विल बी borne by A and B in 17:12। तो कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना आ गया। 11,000। ए का कितना हो गया? 11,724 और बी का 8,276। ये सारी चीजें आपको अच्छे से वर्किंग नोट में लिख के आनी पड़ेंगी, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं। डायरेक्ट लिख दोगे 11,724 और 8,276, एग्जामिनर को नहीं पता आपने वैल्यू कहां से निकाली है। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? बहुत स्लोली करा रहा हूं बिकॉज आई नो आपने वो बचपन वाले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50-100 बार बनाए होंगे, लेकिन यहां पर जो चेंजेस हैं ये वाला काम आपने नहीं किया। ठीक है जी, कर लो इसको अच्छे से नोट डाउन। सी की डेफिशिएंसी 20,000 कैसे आई समझ में आया? टोटल ऑफ डेबिट साइड लेस क्रेडिट साइड पे सिर्फ वो 2,000 रुपए उससे मिले, 22 - 2 बिकम्स 20,000। 20,000 रुपए ए और बी बियर करेंगे 17:12 में, जो कि इतना अमाउंट आपके पास बनता है। ओके जी, तो हमने एंट्री ऑलरेडी पढ़ी थी। अब सॉल्वेंट पार्टनर इन सॉल्वेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो जर्नल क्या होगी? ए और बी सी के लिए पैसा ला रहे हैं तो एंट्री विल बी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी इज कैपिटल अकाउंट।
ए का कितना रुपया 11,724, बी का कितना 8,276, टोटल कितना 20,000। अभी इसी ही एंट्री को आपको अकाउंट में क्या करना है, पोस्ट कर देना है। नोट डाउन करो फटाफट से जर्नल एंट्री। डन। आओ जी, ये दोनों पैसा सी के लिए लेकर आ रहे हैं तो सी का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ए कितना ला रहा है 11,724 और बी कितना ला रहा है 8,276 रुपए। यहां पर आप छोटी सी एक शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं। आप ए और बी को अलग अलग लिखने के बजाय सीधा बाय ए एंड बीस कैपिटल और सीधा 20,000 लिख दो। आपको ये तो पता ना 20 ही आएगा। ओके, लेकिन ये ज्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा, बस यहां पर ही करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उनके तो अकाउंट से अलग अलग रुपए ही निकलवाने पड़ेंगे। क्या पूरे 20,000 ए देगा? नहीं, वो तो 11,724 ही देगा। सिमिलरली बी 8,276 ही देगा। तो अलग अलग कैलकुलेशन तो हमें वैसे भी चाहिए, बस यहां पर प्रेजेंटेशन में हम इसको इकट्ठे भी कर सकते हैं। ओके जी, तो यहां पर लिखेंगे 2C's कैपिटल अकाउंट और ए के अकाउंट से कितने चले जाएंगे 11,724 और बी से कितने चले जाएंगे 8,276। और अब अल्टीमेटली देखेंगे कि भैया ए और बी को कितने रुपए अब फर्म से फाइनली सेटल डाउन होंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर पहले वाला ही है डिसोल्यूशन का, लेकिन बीच में क्या हो गया, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और उसके लिए गार्नर वर्सेस मुरे रूल लग गया। बाकी शुरुआत और एंड एज इट इज है। रियलाइजेशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं हमने किया। ओपनिंग बैलेंसेस वैसे ब्रॉट डाउन किए, पी एंड एल का लॉस वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। बस जब पार्टनर नेगेटिव में चला गया तो देखा कि वो कितना नेगेटिव है, उसके लिए पैसे सॉल्वेंट पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल रेशियो में दिए और साथ में रियलाइजेशन लॉस हुआ तो वो भी अपने अपने कैपिटल अकाउंट में पैसे लेकर आए जो 10-10 हजार रुपए लाए थे। अब बताओ जी, ए और बी की कितना टोटल बन रहा है और बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? ए का टोटल बन रहा है 44,000। हाँ जी, 18,276, 11,724। क्या हम सी को भी कुछ पेमेंट करेंगे? नहीं, वो तो वैसे ही इंसॉल्वेंट था, उसको तो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वो और कुछ पैसे देगा? नहीं, तो उसका अकाउंट तो अपने आप ही सेटल होना चाहिए। तो एक तो वेरिफिकेशन का तरीका इस क्वेश्चन में ये भी बनता है, अगर आपका सी का टोटल डेबिट क्रेडिट का इक्वल नहीं आ रहा तो समझ लो गड़बड़ हो चुकी है। तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको इंडिकेशन देते रहेंगे कि आप गलत चल रहे हो। देखो जी, इसका टोटल बन रहा है इक्वल कि नहीं बन रहा? 22,000 यहां पर बन रहा है और ये भी 2 और 20 कितना है 22 ही है। और एक तो तरीका हमारे पास और है ही चेक करने का, कौन सा? बैंक अकाउंट बना के, जो हम इसके बाद बनाने वाले हैं। तो उसके बाद भी बच्चा क्वेश्चन गलत करे तो मतलब चाहता ही था वो कि मेरे को क्वेश्चन सही नहीं करना और मेरे मार्क्स डिडक्ट हो जाए। चलो जी, फटाफट से बनाएंगे बैंक अकाउंट और टैली करेंगे कि क्वेश्चन ठीक किया है कि गलत किया है। ये है हमारी फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट। Done everyone? Got it? बैंक अकाउंट बताओ जी, बैलेंस शीट में कितना बैलेंस था आपके बैंक अकाउंट में? हाँ जी, क्या बैलेंस शीट में कुछ अलग से बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया था? नहीं दिया, वो तो एसेट का बैलेंस है, कोई बात नहीं। क्या रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ बैंक से पैसा आया? हाँ जी, ये देखो, एसेट से कितने रुपए मिले 25,000 रुपए और खर्चा भी हुआ कितने का 17,000 का। सो टू रियलाइजेशन एसेट से कितने रुपए आ गए 15,000 रुपए, 25,000 रुपए और खर्चा कितने का हुआ 2,000 कितना था 5,000 और 12,000 17,000 रुपए। ओके, उसके बाद क्या और भी कुछ पैसा आया किसी से? देखो, पार्टनर को हमने बोला था कि आपको रियलाइजेशन लॉस जितना पैसा लाना है कि नहीं बोला था? तो वो लाए थे 10-10 हजार रुपए, ये देखो। और एक पार्टनर के घर जाके हम 2,000 रुपए लाए थे जो उसके प्राइवेट एस्टेट से मिले थे।
तो टोटल हमें कितना मिला 22,000 रुपये। तो लिखो यहाँ पे टू एस कैपिटल जो रियलाइजेशन लॉस के 10,000 लाया, टू बीस कैपिटल जो अगेन रियलाइजेशन लॉस के 10,000 रुपये लाया, एंड टू सीज कैपिटल जो अपने प्राइवेट एस्टेट से कितने रुपए निकल सकते थे 2,000 वो लेकर आया। तो टोटल आपके पास पैसा आ गया 25 एसेट बेच के और 22,000 पार्टनर से, टोटल कितना हो गया 47,000। तो अब देखो जी, क्या आपने पार्टनर्स को कुछ ज़्यादा तो नहीं पे कर दिया और आपका पैसा नेगेटिव में चला गया? वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो देखो जी, पार्टनर्स को कितने कितने रुपए हम दे रहे हैं। हाँ जी, ए और बी को 11,724 और नहीं 18,276 और 11,724। तो लिखो बाय एस कैपिटल अकाउंट 18,276 बाय बीस कैपिटल अकाउंट कितना 11,724। तो हो गया टैली अपने आप। तो यही हमारे एक्यूरेसी का प्रूफ है कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। समझ में आया सबको, यस और नो? आज तो आपने मेरे एंगल से समझा, खुद से तो कुछ मेहनत की नहीं। तो ऐसे तो हमेशा समझ आ जाता है, जब खुद करोगे तो समझ में आएगा कि हम एक्चुअल में समझ रहे हैं कि बस जब जब चीजें दिख रही हैं तभी तक समझ आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। ऑल्दो ये क्वेश्चन इनसॉल्वेंसी पे बेस्ड नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो ये तो हम पहले ही करते हुए आए हैं, ऐसा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर मैंने अभी कौन सा आपको होमवर्क बोला है 4th, और एक क्वेश्चन नंबर 7 ये इनसॉल्वेंसी वाला है। 6th अभी मत करो, 6th में डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है, वो मैंने आपको नहीं बताया। तो क्वेश्चन नंबर 4th एंड 7th आर योर होमवर्क, ये जरूर करके आएंगे। और इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग अगली क्लास में अलग अलग और 2-3 कॉन्सेप्ट करेंगे जब हम लोग पेमेंट करते हैं बाहर के लोगों को। ठीक है जी, तो कोई मिस मत करना होमवर्क को। ऑल राइट, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई डाउट है फटाफट से पूछेंगे, और नहीं है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे सर ऑल क्लियर। सर एक बार सेक्शन 37 बता दीजिए। हाँ जी, सेक्शन 37 बता दीजिए। योर वॉइस इज नॉट प्रॉपरली ऑडिबल बेटा। अच्छा, देखना है क्या सॉल्यूशन? सर नहीं, एक बार सेक्शन 37 बता दीजिए। सेक्शन 37 बता दूं? देखो सेक्शन 37 में क्या होता है, अगर किसी पार्टनर को ड्यू टाइम तक पेमेंट नहीं होती तो फर्म को उसको या तो 6% इंटरेस्ट देना होता है या फिर उसके प्रॉफिट का पार्ट देना पड़ता है। ये देखो जी, या तो उसको हमें इंटरेस्ट देना था तो वो 1560 रुपये आया, और जब हम लोगों ने उसका प्रॉफिट का पार्ट निकाला, प्रॉफिट पूरे साल का था 25,000, उसकी कैपिटल थी 52 और सबकी कैपिटल का टोटल ये था, तो प्रोपोर्शनेटली उसके कैपिटल का पार्ट इतना बना, तो जो दोनों में से ज्यादा था वो हमने उसको दे दिया, दैट इज 7027। हाँ जी, बाकी लोग सबको क्लियर है, यस और नो? क्लियर है सर। ऑल राइट, सो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जो बच्चे फेस टू फेस में हैं वापस आओ भाई फटाफट से, फेस टू फेस में ही करेंगे उनके साथ। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।